नमस्कार दोस्तों। किसी ने कहा है कि अगर भारत देखना है, भारत देश देखना है तो गांव में जाइए, क्योंकि देश गांव में बसता है। कुछ ऐसा ही हमने भी एक शुरुआत कहें या एक पहल करी है कि टीम पगडंडी ने जो है गाँव में पहुंचकर गांव की लाइफ, गांव का कल्चर, गांव की सभ्यता, गांव की संस्कृति, गांव के आबो हया, वो गांव का किस तरीके से फैलाव हो रहा है, गांव किस तरीके से ग्रामीण से एक शहरीकरण में तब्दील हो रहे हैं, ये सब कवर करने की एक मुहिम शुरू की है। आज हमने एक पहला गांव जो है तलाश किया है। उसमें हमारे कई साथियों ने जो पगडंडी में हमारे साथ जुड़े हुए उन्होंने मदद करी है और उसी गांव में हम पहुंचे हुए हैं। ये मध्य प्रदेश के देवास जिले के सोनकंज विधानसभा के अंतर्गत आने वाला गांव रतनखेड़ी है, जिस गांव में हम आज मॉर्निंग से यहाँ पहुंचे हुए तमाम सारे लोगों से हमने बातचीत की है, गांव को समझने की कोशिश की है। गांव के टेकचंद पटेल जी हमारे साथ में हैं, जो गांव को भली भांति जानते हैं। काफ़ी कुछ गांव के बारे में इनको जानकारियाँ भी हैं, तो इनसे बात करेंगे, थोड़ा गांव के बारे में समझेंगे, गांव कैसे बदल रहे हैं, गांव में लोग किस तरीके से अब गांव के लोगों की जीवन शैली कैसी हो गई है, काफ़ी कुछ। तो टेकचंद जी, स्वागत है आपका। नमस्कार। तो ये बताइए कि इस गांव की कितनी आबादी होगी, मतलब इस गांव की मोटा मोटा कितने लोग होंगे इस गांव में? लगभग 1500 की पॉपुलेशन है इस गांव में जी। क्योंकि अभी हाल ही में विधानसभा का यहाँ चुनाव हुआ था एमपी में, तो 1135 वोट डले। ठीक है। और बाकी बच्चे लोग करके 1500 लगभग। और यहाँ पे पढ़ाई का क्या, अगर पढ़ाई से मेरा तात्पर्य है कि जो अभी नई उम्र के जो बच्चे हैं उन लोगों का पढ़ाई का कैसा स्तर रहा है? मतलब बच्चे पढ़ाई करके बाहर गए हैं या गांव में ही खेती किसानी कर रहे हैं या कुछ व्यवसाय कर रहे हैं, किस तरीके से है? देखो, पढ़ाई का तो ऐसा है कि यहाँ पर प्राथमिक स्कूल बहुत पहले हुआ था, उसके बाद में माध्यमिक हो गया और अब इंटर मतलब 10वीं तक हो गया जी। तो ज़्यादा प्रॉब्लम बालिकाओं को रहता था, तो अब जो तो 10वीं तक यहाँ पर पढ़ाई हो जाती है और नज़दीक गाँव वहाँ इंटर कॉलेज है, 12वीं तक पढ़ते हैं जी। वो इस कारण पढ़ाई का तो अभी ठीक है, लेकिन बच्चे ज़्यादातर लोग आजकल एक माइंड ऐसा बन गया कि प्राइवेट स्कूलों में ज़्यादा भेजना पसंद करते हैं जी। जबकि हमारे यहाँ पढ़ाई अच्छी होती है और अच्छे शिक्षक लोग हैं, बिल्कुल पढ़ाई पर ध्यान देते हैं। उसके बावजूद लोगों का कुछ मानसिकता है कि प्राइवेट स्कूलों में भेजें। तो इस तरह से बच्चे तो आ रहे हैं, पढ़ाई भी अच्छी कर रहे हैं, लेकिन कुछ बच्चे बाहर ज़्यादा जा रहे हैं स्कूल में। प्राइवेट गांव में मतलब ज़्यादातर लोग जो हैं क्या खेती किसानी पर ही आश्रित हैं, निर्भर हैं? 90% खेती पर ही निर्भर है। कुछ घरों में शासकीय नौकरियों में भी है, कुछ रिटायर हो गए हैं, कुछ फौजी भी हैं, कुछ इसमें पुलिस में भी है, कुछ शिक्षक भी है, इस प्रकार कुछ मतलब, लेकिन फिर भी यहाँ पर नौकरी पैसा बहुत कम है। अच्छा, महिलाओं की कितनी भागीदारी है? जैसे पहले तो बड़ा मुश्किल होता था कि महिलाएं जो है घर के काम के अलावा किसी चीज़ में हिस्सा कर पाएं या बच्चों को पढ़ा पाएं या खुद भी ज़्यादा पढ़ पाएं। अभी गांव में आपको लग रहा है कुछ परिवर्तन आया है? थोड़ी महिलाएं पढ़ी हैं, बच्चियां पढ़ रही हैं, थोड़ा आगे तक गई हैं, इंटर या कॉलेज तक जा रही हैं। निश्चित आया है। पहले बालिकाओं एक नाम मात्र की कोई बालिकाएं ही पढ़ती थी और वो भी 4वीं 5वीं क्लास पढ़ के गाँव में स्कूल नहीं रहता था, बस वहाँ से बंद कर देते थे। और वो एक समय ऐसा था कि छोटी उम्र में शादी भी कर देते थे, लेकिन आजकल सब जागरूक हो गए, अपने बच्चों का भविष्य देखते हैं और इस तरह से महिलाएं भी अपने बच्चों को पढ़ाती है। उनकी शादी 20 साल 18 साल के बाद ही करने की सोचती है, तब तक वो अच्छे पढ़ लिख ले, एजुकेटेड नहीं हो जाए, तब तक वो पढ़ाते हैं। पढ़ाई पे ऊपर बालिकाओं का विशेष ध्यान रखते हैं गाँव में। तो आपने, जैसे हम नॉर्मली देखते हैं गांव में, गांव के लोगों में जो युवा अवस्था होती है, जैसे आप सब एक युवा अवस्था में रहेंगे तो बहुत जल्दी ही घर की जिम्मेदारियां आप लोगों के ऊपर आ जाती हैं, क्योंकि खेती किसानी एक ऐसा पेशा है जिसमें कि माता पिता जल्दी लगा देते हैं कि आप इसको काम कीजिए। उनको भी खेती में तो हिस्सा लेना पड़ता है, वो करते ही हैं। तो आपके उस जमाने से लेके अभी जो खेती किसानी हो रही है, इसमें आप कितना फर्क देख रहे हैं? बहुत बदलाव आया है। पहले ज्यादा मेहनत करना पड़ती थी, आजकल मशीनों का युग है। जैसे अब पहले अपन बेल बखर जो है उससे चलाते थे, अब ट्रैक्टर से आधुनिक मशीनें आ गई। दवा स्प्रे करना हो तो वो जैसे पेट्रोल लाद के ऐसे स्प्रे करना, अब ट्रैक्टर से जो पंप स्प्रे पंप बनने वाली है गांव में अधिकतर उससे करते हैं। एक तो जल्दी हो जाता है और अच्छा हो जाता है स्प्रे। इसी प्रकार सीडिल भी बन गई है, सीडिल से बोनी हो जाती है। पहले बेल से बोते तो 8-8 रोज 10-10 रोज लगते थे, आज 1-2 रोज में आदमी बोनी कर देता है। इसी प्रकार पानी का स्रोत भी जैसे बोरिंग है, पहले
कुएं रहते थे, कुएं 25-30 फीट से ज़्यादा होते नहीं थे, तो पानी कम था, लेकिन स्तर अच्छा था पानी का, क्योंकि ज़मीन में से पानी निकलता था तो स्तर भी अच्छा था। लेकिन अब आधुनिक युग में 500-500 फीट तक लोग बोरिंग करवाते हैं, पानी का अच्छा स्रोत कर लेते हैं और ज़मीन बिल्कुल सिंचित कर लेते हैं। तो इस तरह से यहाँ पे सिंचित करीब लगभग 100% हो गई। अच्छा, मैंने एक चीज़ और देखी, जो सुबह से मैं गांव में आ गया था, तो मैंने देखा कि गांव थोड़ा सा आधुनिक हो गया है, संपन्न हो गया है। संपन्न से मेरा तात्पर्य ये है कि देखिए बिजली लग गई है, सड़कें पक्की हो गई हैं, घर भी लगभग सभी पक्के हो गए हैं, तो गाँव संपन्न हो रहा है। तो आपको लगता है कहीं ना कहीं संपन्नता अच्छी चीज़ है, लेकिन गाँव अपनी पुरानी संस्कृति, पुराना कल्चर, पुराना जो उनकी कहें कि अब जो परंपरा चीज़ वो छोड़ता जा रहा है क्या गाँव? ऐसा लग रहा है आपको? कुछ लगभग कुछ रीतियों से बदलाव आया है, लेकिन अभी आप देख रहे हैं, हम आज बड़ी खुशी की बात है कि हमारे गांव में आज ही नल जल का ट्रायल हो रहा है। जी। अभी आप देख रहे हैं, हाँ, मैंने देखा कई सारी जगह पानी, ये आज ही ट्रायल हो रहा है। तो ये जैसे नए हिसाब से आप पानी मिलेगा गांव में घर घर। उसके बाद में जैसे पहले महिलाएं मतलब कपड़े धोने का ये सब बाहर कुएं पे जाना था, ये वो, अब जो धीरे धीरे गांव में घर पे जैसे लेटरिन, बाथरूम वगैरह सब व्यवस्थाएं होने लग गई। तो आधुनिकता तो हावी है ही सही, और आधुनिकता समय के साथ चलना ही भी पड़ता है, चलना भी चाहिए। और सांस्कृतिक कार्यक्रम कैसा है? जैसे पहले होता था कि छोटा सा कथा भागवत भी है तो पूरा गांव इकट्ठा हो जाता था और सभी लोग उसमें शामिल भी होते थे। पहले में अब में ये उसमें बदलाव आया है कुछ? यानी पहले क्या था कि पहले गांव में केवल मनोरंजन का और आधुनिक ये युग नहीं था, जैसे टीवी, मोबाइल, आजकल सब अपने जेब में देख लेते हैं क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है। लेकिन पहले तो क्या है, कहीं से मंडली आ रही है, रामलीला हो रही है, कहीं से क्या गरबा हो रहा है, कुछ मनोरंजन के साधन, और कहीं भी चाक चौपाल पे कहीं भी हो जाते थे। लेकिन आजकल क्या अपने घरों में लोग टीवी पे वगैरह देखते रहते हैं, सब धार्मिक आयोजन भी होते हैं, जैसा जिसको पसंद है वो देखते रहते हैं। अच्छा, एक अहम सवाल और पूछूंगा कि राजनीति हर जगह पे होती है, और चाहे घर हो, चाहे गांव हो, चाहे देश हो, चाहे शहर हो, कोई भी राजनीति से अछूता नहीं रह पाता। और राजनीति का फायदा भी है, नुकसान भी है। तो बहुत सालों से हम देख रहे हैं कि गांव में कभी कुछ इस तरीके के राजनीतिक आयोजन होते हैं, या चुनाव हुए या कुछ हुए, तो थोड़ा सा मनमुटाव आपस में लोगों में आता है, लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए। तो उन सब स्थितियों से आप लोग कैसे निपटते हो अगर ऐसा होता है तो? क्योंकि देखिए विचारधारा सबकी अलग अलग होती है, तो उस स्थिति में गाँव संगठित रहे, सब एक रहे, उसके लिए क्या करते हैं? ऐसा होता है, थोड़े दिन जब भी चुनाव आते हैं, सब अपने अपने सोचते हैं कि अपना कोई मुखिया बने, अपना कोई आदमी बने, लेकिन जब वो हार जाते हैं तो फिर गांव में 1-2 रोज़ के बाद में सब मिल बैठकर वो बात को निपटाते हैं। ऐसा कुछ नहीं, तब जो है मन मुटाव नहीं रखते हैं। और उसके बाद भी राजनीति तो जैसे हावी है ही सही, अब तो ये समस्या हर गांव की है कि राजनीति में थोड़े बहुत तो मन मुटाव चलते रहते हैं, लेकिन फिर भी जहाँ तक है गाँव में अभी इतना नहीं चलता है कि कोई आज ये सरपंच बन गया या मुखिया बन गया तो दूसरे उसके यहाँ नहीं जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। सब प्रेम भाव से रहते हैं गांव में। अगले जो उनमें क्या कमी है, हारने वाले में, जीतने वाले में क्या खूबी है, वो सब तुलना करते हैं, वो अपनी खामियां दूर करते हैं, अगले बार फिर किस्मत आजमाते हैं। अच्छा, हम लोग जैसे बड़े शहरों में रहते हैं ना, तो हमको गाँव के बारे में ऐसा बताया गया है कि गाँव में भेदभाव बहुत होता है। जैसे कोई नीची जात का है तो उसको पानी नहीं भरने देंगे, या मंदिर पे नहीं आने देंगे, ऐसा तो कुछ मेरे को नजर नहीं आता है। होता था पहले, एक समय था हमारे सामने, हमने भी देखा था, लेकिन आज हमारे सामने देखते देखते वो बात बहुत दूर चली गई। अब कोई ऐसा गांव में नहीं है, अब तो सब एक जगह बैठते हैं, एक जगह सब। मतलब पहले ऐसा था कि कोई कुएं पे आ जाओ, ये उनका कुआं, ये उनका कुआं है, ये ऐसा कुछ नहीं है। अब एक जगह पानी पीते हैं, एक जगह बैठते हैं, एक जगह से पानी लेते हैं, एक जगह खाना खाते हैं सब। चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा लगा आप लोगों से बात करके। गांव में ही हमारी मुलाकात कमल पटेल जी से हुई। कमल पटेल जो है एक प्रगतिशील किसान हैं और बहुत अच्छी नॉलेज उनको बीज की और बीज के नस्ल की है, जो कि किसानों के लिए बड़े फ़ायदेमंद है। हमने बात की कमल पटेल जी से। और क्या करते हैं बताइए। मेरा नाम है कमल पटेल, गांव रतनखेड़ी से हूँ, जिला देवास से, और मैं एक प्रगतिशील किसान हूँ और इंदौर अनुसंधान से जुड़ा हुआ हूँ। मैं कृषि कार्य का काम करता हूँ। सोयाबीन में नई वैरायटी, गेहूं की नई वैरायटी, ये मैं लाके लगाता हूँ और इनका बीज जो है मैं तैयार करके किसानों को उपलब्ध कराता हूँ। तो प्रगतिशील किसान क्या होता है, और प्रगतिशील किसान होने के ज़रिए आप किस तरह से बाकी लोगों को और इस गांव के लोगों को हेल्प कर सकते हो? प्रगतिशील किसान जो एडवांस चलते हैं,
एडवांस चलते हैं। जो चीज़ अभी गांव में है ही नहीं, वो चीज़ हम लाके हम यहाँ के लोगों को दिखाते हैं और उनको उनका उत्पादन लेते हैं और किसानों को बताते हैं। यहाँ पर दूर दूर से किसान आते हैं हमारे खेत के अंदर देखने के लिए और वो देख के बड़े प्रसन्न होते हैं और वो चीज़ उनको पसंद आती है। तो हम नई नई वेराइटियाँ लाके किसानों के बीच में रखते हैं और उनको उपलब्ध कराते हैं। कम से कम 20 साल हो गए साहब खेती करते करते नई वैरायटी पे। इसके पहले तो हम नॉर्मल खेती करते ही रहते थे, जो भी चीज़ उपलब्ध होती थी 9560 ये पंजाब वन, ऐसी सोयाबीन की काली तोर आती थी, ऐसी सोयाबीन की वैरायटियाँ थी, हम उनको चलाते थे और वो 50 किलो से 1 कुंटल के अंदर अंदर निपट जाती थी। इससे ज़्यादा उत्पादन उसका नहीं आता था। लेकिन आज की पोजीशन ये है कि अब सब जो नई नई वैरायटियाँ आने लगी है तो इनमें 5 कुंटल 6 कुंटल तक हम उत्पादन लेते हैं प्रति एकड़। 30 कुंटल 25 से 30 कुंटल प्रति एकड़ के हिसाब से हम उत्पादन लेते हैं और किसानों को उनके बारे में बताते हैं और उनको जागरूक करते हैं ताकि हर किसान वो चीज़ लगाए और हमारा प्रदेश, हमारा देश आगे बढ़े और हमारे किसान भाई भी उसका लाभ कमाए। जब थोड़ा आगे बढ़े तो गांव में ही हमारी मुलाकात गांव की उम्र दराज महिला या यूं कहें कि सबसे ज़्यादा उम्र की महिला से हुई और बड़ी बढ़िया बातचीत हमने उनके साथ की। हम आपको वो भी दिखाना चाहेंगे। इसी दौरान हमारी मुलाकात हुई जो हमारे बीच में आप बुजुर्ग महिला देख रहे हैं, इनसे, इनका नाम क्या है, इनकी उम्र कितनी है और क्या क्या इतनी उम्र में इन्होंने एक्सपीरियंस लिया है, क्या तजुर्बा लिया है। कई सारी दिल्ली की यादें इनके साथ जुड़ी हुई हैं जो इन्होंने भी बात करने से पहले हमसे बताई थी। तो हम खुद बात करते हैं अभी इनसे। थोड़ा सुनाई उन्हें कम देता है तो ज़ोर से बोलना पड़ेगा, आप समझ सकते हैं। 95 प्लस की उम्र है उस उम्र के हिसाब से। तो कोशिश करते हैं एक उम्र दराज जो है महिला से बात करने की और जानने की कि उनका तजुर्बा पूरी उम्र का कैसा रहा है। राम राम। राम राम। कई हाल चाल है आपका? मजे में है। मजे में? हाँ, अभी हूँ आयो जब आप बता ही रहा था कि आप दिल्ली गया था। गई थी। हाँ, तो ना दिल्ली का बारे में कहीं बताओ हमारे। दिल्ली का बारे में? हाँ, मैंने इंदिरा गांधी को नाम सामान देखियो, होटलों बंदी वो भी देखियो, वहाँ पानी की पोय है। अच्छा। हाँ। कहाँ का सन में गया था तुम? फूल की हार है यूँ बनी हुई लगी हुई। अच्छा, तो खूब घूमी के आया तुम तो दिल्ली? हाँ। और कहाँ गया था? और हूँ तो चारी खूंट में जाइए, क्या बताऊँ तुम्हारे कन्याकुमारी तक दनु का मालक। अच्छा ना, उम्र कही है तुम्हारी? हमारे उम्र की याद है नहीं। फिर भी मोटा मोटा कहीं तो याद होगा। 90 है, 95 है कि 100 साल है, कितना साल है? हमारे याद है नहीं है उम्र की याद। चलो उम्र के बारे में हम उनके जो है नाती पोता कहें या कहें कि परिवार के सदस्य हैं। कन्याकुमारी तक जाइए तो तुम्हारा पूना में, ग्वालियर में, बम्बई में, समझी दूर जाइए। वो आधो तो हिंदुस्तान घूमी लो आपने यहाँ बैठे बैठे। जब भी टनटनाहट खाली तुम्हारे सुनाई कम दे, बाकी दिखाई तो अच्छो दे। वह जहाज चले उनमें भी उन्हें क्योंकि तब मैं इतना पैसा ला बैठा नहीं बैठे। जहाज में नहीं बैठा? नहीं, जहाज में नहीं। अभी बैठाऊंगा जी तुम्हारा तो बैठोगा? अभी बैठोगा? बात करने में। हाँ, नहीं बैठोगा अभी तेज से पूछे। तेज बताओ भाई, आप तो इनकी गोद में खेले हो, कूदे हो, पले बड़े हो, थोड़ा बताओ क्या रहा है इनका पूरा लाइफ, कैसा रहा है? ये सब खेती किसानी से ही जुड़े हुए हैं। अच्छा। बम्बई में, पूना में, ग्वालियर में, सब दूर जाइए। उम्र लगभग 95 प्लस हो गई है। 95 प्लस जी। और स्वस्थ है तो यार पूरी तरह से? स्वस्थ है। उसके बाद हम जहाँ पहुँचे गांव के प्राथमिक स्कूल में, जहाँ पे हमने शिक्षकों से बातचीत की और उनसे समझने की कोशिश करी कि किस तरीके से वो पढ़ाई कराते हैं और कैसा उनके स्कूल का माहौल। मेरा नाम दीपक पटेल है। मैं गांव रतनखेड़ी शाला शासकीय माध्यमिक विद्यालय रतनखेड़ी में अतिथि शिक्षक हूँ। यहाँ पर 47 बच्चे हैं कुल। मैं श्रीमती गोकुल पटेल बरखेड़ा से हूँ। यहाँ पे 2001 से पदस्थ हूँ मैं, प्राथमिक शिक्षक। और अभी EPS एकीकृत शाला माध्यमिक शाला का प्रभार है मेरे पास। अभी 47 बच्चे हैं हमारे इसमें और इसमें से 31 बालिका है और 16 बालक हैं। अभी हमारे पास जैसे ये कमज़ोर वर्ग के बच्चे अधिक आते हैं यहाँ पे। गवर्नमेंट स्कूल में, हमारे स्कूल में बच्चे ये कमज़ोर वर्ग के अधिक आते हैं। तो जैसे अभी खेती बाड़ी का काम वाम चलता है
तब बच्चे थोड़े अनुपस्थित ज़्यादा रहते हैं। हाँ, बच्चियाँ करती है, पढ़ाई भी करती है, लेकिन फिर कुछ समस्या भी उनके साथ आती है। घर वाले कभी कभी उनको उनके साथ अधिक काम होने की वजह से काम पर भी ले जाते हैं, तो अनुपस्थित रह पाते हैं वो। जैसे कि बच्चियाँ ज़्यादा हैं तो उनसे ज़्यादा हमें वो रखना पड़ता है, मतलब तो जैसे पढ़ाने में मतलब बच्चे रुचि ले रहे हैं। अब जैसे जैसे शिक्षक मतलब हर विषय के शिक्षक नहीं हैं, 1-2 विषय के शिक्षक हैं परमानेंट, और हम अतिथि शिक्षक हैं साथ में, तो उनको मतलब सारी शिक्षा देने की हम कोशिश करते हैं। स्टाफ कम होने की वजह से पढ़ाई में तो बच्चों का थोड़ा आती है दिक्कत, परेशानी। बिल्कुल बदलाव आया है बच्चों में, और खासकर लड़कियों की संख्या में मतलब बहुत ज़्यादा बदलाव आया है। मतलब अब पहले ये नहीं सोचते थे कि लड़कियां को अपन जैसे बच्चों को लड़कों को ही पढ़ाएं, इस बार लड़कियों को भी मतलब आगे लेके आ रहे हैं। जैसे हमारे स्कूल में लड़कियों की संख्या ज़्यादा है, और प्राइवेट स्कूल में भी लड़कियां जा रही है, और मतलब उनकी सोच में बदलाव आया है दिन में। अब तो बच्चों वैसे तो पेरेंट्स में बहुत बदलाव आया है। बालक बालिकाओं में वैसे जैसे पहले जैसा अंतर नहीं है, भेदभाव अब नहीं होता है, गांव में भी नहीं होता है। कि लड़कियां हर प्रतियोगिता में भाग भी ले रही है। जैसे हमारे यहाँ से जो भी प्रतियोगिता हुई थी उनमें लड़कियां गई भी हैं, यहाँ से लड़कियों को भी भेजा उनने, और लड़कियां मतलब पास होके भी आई हैं, तो बदलाव तो देखने को मिला। उसके बाद हम जहाँ पहुँचे सहकारी संस्था में। सहकारी संस्थाएं वो हैं जो किसानों को तरह तरह की मदद पहुँचाती हैं। हमने भी वहाँ पहुँच के वहाँ के कर्मचारियों से जानने की कोशिश करी कि आखिर ये संस्थाएं किस तरीके से किसानों को लाभ पहुँचाती है। उनसे बातचीत की, और उसी बातचीत में हमें पता चला कि वो किसानों की काफ़ी मदद करती हैं। ब्याज दे रही है। इस संस्था सहकारिता के माध्यम से चल रही है। इसमें नाबार्ड द्वारा लोन दिया जाता है, जो जिला सहकारी केंद्रीय बैंक के माध्यम से संस्थाओं को लोन दिया जाता है। संस्था किसानों को लोन देती है, जो छोटे से बड़े किसान जो भी है 3 लाख के लिमिट तक उनके नीचे जो लोन दे रही है वो 0% पे ब्याज दे रही है। इसमें छोटे से किसान से बड़े किसान तक भी आते हैं, जो जिनका एक 17 अप्रैल से मार्च तक रहता है। जो अप्रैल में जो संस्था कुछ लोन भी देती है, जो भी उनकी किसान की समिति की जो लिमिट रहती है उसके हिसाब से 1/3 तो लोन दे रही है, और उसके बाकी बचा हिस्सा उसमें खाद में प्रोवाइड करती है, जिससे किसान को खेती करने में सुविधा होती है। टोटल खाद भी सुविधा आजकल तो इधर संस्था के माध्यम से ही दिया जा रहा है, कोई नगद तो मिल नहीं रहा है, वो टोटल सरकार क्रेडिट पे देती है। अच्छा, तो इसमें सिर्फ कुछ मतलब कुछ सेलेक्टिव गांव होते हैं या बहुत बड़ा दायरा होता है इसका? हाँ, संस्था में कार्य क्षेत्र में 7 गांव आते हैं इसमें मेन संस्था कार्यालय संस्था रतनखेड़ी है। इसके बाद में बरखेड़ा, रंजनखेड़ी, आसपास से 2 किलोमीटर के दायरे के अंदर अंदर जो गाँव है नानूखेड़ी, जसमिया, रणायर और बनासरी, 7 गाँव है इसके अंतर्गत। अच्छा, तो इसके लिए अगर किसी किसान को अगर इस सोसाइटी से कुछ लोन लेना होगा तो उसके लिए उसको मेंबर बनना जरूरी होता है या कैसे होता है? उसका प्रोसेस कैसे होता है? उसका संस्था से सदस्य बनता है, वो कमेटी में पास होता है उसका सदस्य बनना। उसके बाद में सदस्य बनने के बाद में उसको जो भी लोन दिया जाता है उसका कम से कम 10% उसको अंशमानत के रूप में यहाँ जमा करना पड़ता है। उसके आधार पर उसको लोन प्रोवाइड होता है। उसकी जो भी ज़मीन है उसके आधार पर लोन दिया जाता है। तो जैसे अभी तो हम देखते हैं कि किसान मतलब मध्य प्रदेश और खासतौर पर मालवा का किसान भी काफ़ी सक्षम है। हाँ। तो अभी सोसाइटीज़ में वो पहले जैसा ही है, लोग डिपेंडेंसी ज़्यादा निर्भर हैं सोसाइटीज़ पे, ज़्यादा लोन लेते हैं या कैसा रहता है? मतलब किसान मेरे कार्य क्षेत्र के तो सभी सक्षम किसान हैं। संस्था के अंतर्गत आते जो भी लोन लेते समय पे चुकाते और समय पे देते। कुछ सरकार की योजनाओं में कुछ डिफेक्ट होता है उसके लिए कि सरकार में ब्याज माफ़ कर रहा हूँ या सरकार में अभी लोन माफ़ कर रहा हूँ कोई सरकार, तो उस पर कुछ किसान डिफेक्ट हो जाते हैं। बाकी टोटल किसान अपने समय सीमा के दायरे के अंतर्गत लेन देन करते हैं। तो इसमें सिर्फ खेती किसानी के ही संबंधित लोन दिए जाते हैं? कोई दूसरी आर्थिक मदद किसानों को इसमें करने का प्रावधान है? खेती के ऊपर और पशुपालन जो भी कुछ है, मछली पालन, लेकिन यहाँ मेन हमारे कार्य क्षेत्र में तो खेती ही मेन धंधा है, उसके ऊपर लोन चल रहा है। गांव से लौटते समय शाम हो चुकी थी, हल्का हल्का अंधेरा भी हो चुका था। तभी हमारी नज़र रास्ते में पड़ी एक कैंप में गई
जहाँ पे कई सारे ऊँट और गाडरे जो है इकट्ठा किए गए थे। हमने उन लोगों के बीच में जाके कुछ तस्वीरें निकाली, उन लोगों से बात करने की कोशिश करी, लेकिन वो हमारी भाषा नहीं समझ पा रहे थे। तो कुछ इस तरीके से हमारा सफ़र रहा। हमने जो है पूरा दिन जो है रतनखेड़ी गांव में जो है स्पेंड किया, गांव को जानने की कोशिश करी, गांव के लोगों से बातचीत करी। आप लोगों ने देखा किस तरीके से गांव में लोग रहते हैं, कैसा उनका माहौल रहता है, ये सारी चीज़ें आपको जो है हमने बताई। तो हमारी कोशिश है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा गांव को शहरों के लोगों के करीब ला पाएँ, लोगों के करीब ला पाएँ, और इस तरीके के ही कुछ हम और गांव को कवर करने की हमारा जो है कोशिश है। आप लोगों से भी गुजारिश है, जहाँ जहाँ भी जिस लोगों के पास में ये वीडियो पहुँचे, आप प्लीज़ हमें सजेस्ट करें। हम ज़रूर कोशिश करेंगे आपके गांव में आने की और आपके गांव को कवर करने की। टीम पगडंडी की तरफ से सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।